हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और हम लोगों ने अभी काफ़ी लेक्चर निपटा लिए थे अपने। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी जलियांवाला बाग के बारे में, और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे खलीफत मूवमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट एक्ट 1919 के बारे में बात करेंगे आज। और एक अनाउंसमेंट और कर दूं कि हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री है अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुकी है, और ये तो कंप्लीट हो चुकी है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में डली है, तो जाइए विजिट कर लीजिए, वहीं पे मिल जाएंगे आपको। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर खलीफत मूवमेंट। ये हुआ था 1919 में, यानी कि 1919 में हुआ था ये। और ये भैया रिलेटेड है किससे? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से। तो भैया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हमें पता है कब से कब तक हुई थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी हमारी 1914 से लेकर 1918 तक भैया। इसमें दो बड़ी बड़ी पावर्स आपस में लड़ रही थी। वो कौन कौन सी थी? एलाइड पावर, एक्सिस पावर। एलाइड पावर के अंदर आती हैं कौन कौन सी कंट्री? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, यूएसएसआर, यूएसए। ये सारे एक तरीके से रशिया मान लीजिए, बाकी सब आपको पता ही है। एक्सिस पावर कौन सी है? एक्सिस पावर को सेंट्रल पावर भी कहते थे। और इनमें कौन कौन सी कंट्री थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ओटोमन एम्पायर। तो भैया जब इन दोनों की लड़ाई हो रही थी, इन कंट्रीज की आपस में लड़ाई हो रही थी, तो हुआ क्या कि अंग्रेजों ने क्या किया, मतलब इन लोगों ने हरा दिया एलाइड पावर। जो एलाइड पावर थी वो जीत गई, एक्सिस पावर को हरा दिया उन्होंने। तो भैया जब कोई कंट्री जब हार जाती है तो उसके ऊपर ट्रीटीज इम्पोज कर दी जाती हैं, यानी कि जुर्माने भरे जाते हैं उनके ऊपर कि भैया आपने युद्ध किया तो किया कैसे, और आपने जब युद्ध किया तो फिर आपके ऊपर भैया टैक्सेस लगेंगे। हाँ भी हम लोग जो आपसे करने के लिए कहेंगे आपको करना पड़ेगा। तो ये युद्ध का नियम होता है, तो भैया वैसे ही करना पड़ेगा इन लोगों को। अब भैया इसी के तहत इनको एक जो एलाइड पावर थी, उन्होंने ट्रीटी ऑफ बर्सिलिया साइन कर दिया। किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर। कि सभी के सभी जितना भी खर्चा हुआ है, जितना भी वो कैसे देने हैं, वो देना है जर्मनी को, यानी कि जर्मनी से अंधा पैसा ले लिया गया। अब इसकी कमर तोड़ दी गई, जर्मनी की कमर तोड़ दी गई। इकोनॉमिक बेसिस पे इनको लूट लिया गया, एक तरीके से कहा जाए तो। और दूसरी थी हमारी ब्रिटेन ने, इन लोगों ने अपोज की थी ट्रीटी ऑफ सर्विस, सीबीडीएस। तो भैया सीबीडीएस, ट्रीटी ऑफ सीबीडीएस इन्होंने अप्लाई की थी किसके ऊपर? ओटोमन एम्पायर के ऊपर। तो भैया ओटोमन एम्पायर के अंदर एक राजा का पद होता है, सुल्तान का पद होता है कैलिफ, या फिर इसे खलीफा भी कहते हैं। तो भैया माना ये जाता है कि ये मोहम्मद, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनके वंशज हैं। और प्रॉफिट को भैया इतनी इज्जत मिलती है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर कि हम क्या कहते हैं, खुदा के बाद वही होते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो भैया इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है वहाँ पे। और भैया जैसे ही दुनिया भर के मुसलमानों को पता चला कि भैया इनके ऊपर ट्रीटी ऑफ सर्विस से इनका पद ख़त्म कर दिया गया है, और फिर भैया दुनिया में इतना उपद्रव मचाया गया, इतना उपद्रव मचाया गया, दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर अंग्रेज़ों का अपोज किया गया। और उसी के तहत इंडिया के अंदर भी अपोज किया जा रहा था। चाहे भैया बड़ी बड़ी कंट्री हो, इंडिया के अंदर भी वैसे ही अपोज किया जा रहा है इनका, अंग्रेज़ों का। किसके लिए? खिलाफत मूवमेंट के लिए। और कौन अपोज कर रहा है भैया? अपोज कर रहे हैं अली ब्रदर्स। तो अली ब्रदर्स कौन? अली ब्रदर्स में से कौन कौन है? मौलाना मोहम्मद अली हैं और मौलाना शौकत अली हैं। तो भैया ये दोनों हमारे आपस में, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? खिलाफत मूवमेंट चला रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग इन लोगों ने की थी खिलाफत मूवमेंट की। और फिर बाद में कुछ और अच्छे मुसलमान जुड़ गए थे जो कि इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। कौन कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम आज़ाद खान, एम ए अंसारी, सैफुद्दीन किचलू और हसरत। तो भैया हसरत तो ये थे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था इन्होंने, जिसका इस्तेमाल किया था कब? जो हमारे भगत सिंह थे उसका इस्तेमाल किया था उन्होंने बहुत ज़्यादा। तो भैया जब इन लोगों ने ग्रुप्स वगैरह बना लिए, अब ग्रुप्स बना लिए, तो भैया अब ये मीटिंग भी तो करेंगे कहीं ना कहीं। तो मीटिंग करने के लिए ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई गई। तो भैया अब इन्होंने सोचा कि भैया अब कमेटी तो बन गई है, अब पहला सेशन भी हेल्ड करते हैं। तो भैया पहला सेशन हेल्ड हो रहा था 23 नवंबर 1919 को। तो भैया 19 को अब भैया जो होता रहा हमारा, अब बैकग्राउंड में कहानी चल रही थी इसकी, गांधी जी की। अभी तक क्या हुआ था? 1919 हमें पता है कि जलियांवाला बाग कांड, जो जलियांवाला बाग कांड था वो हो गया था 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हो गया। तो ये गांधी जी को बहुत दुख हुआ कि भैया जलियांवाला बाग में इतने सारे लोग मर गए। और भैया अब इन्होंने मन में प्रण कर लिया कि अंग्रेजों को कुल मिला के भगाना है हमें इंडिया से। तो गांधी जी बहुत गुस्से में बैठे हैं। गांधी जी मौका देख रहे थे और उन्हें अपॉर्चुनिटी दिख गई भैया। इन्होंने कहा कि भैया हिंदू मुस्लिम जोड़ने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है, खिलाफत मूवमेंट में उंगली डाल दो अपनी।
तो भैया जो गांधी जी थे, तो भैया मैं बुरा नहीं कह रहा, बात कह रहा हूँ एक कि भैया इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने गए अपने आईएनसी के नेता के साथ, इनके जहाँ पे इनकी पहले मीटिंग होनी थी, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की। तो ये गए, उनसे कहा कि भैया हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। अभी तक क्या था कि इनको भरा जा रहा था दुनिया भर से कि तुम्हारे खिलाफ आईएनसी बहुत चुनाव करेगी, मतलब बहुत ख़राब हैं वो लोग, गांधी जी कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, हिंदू बहुत बुरे हैं। ये सब भरा जा रहा था किसे, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी को। दुनिया भर की इनके खिलाफ बातें करी जा रही थी। भैया देख के खुश हो गए ये लोग कि भैया आईएनसी हमें मदद करने के लिए आई है। तो वो लोग इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं गांधी जी से, तो वो गांधी जी को अब वो लोग क्या बना देते हैं, अली ब्रदर्स गांधी जी को अब बना देते हैं अध्यक्ष उसी मतलब मीटिंग का। तो भैया गांधी जी कह रहा है ठीक है, या जैसे चलो काम तो हुआ। तो भैया गांधी जी को भी पता था कि भैया बड़े लेवल पर मूवमेंट हो रहे हैं भैया दुनिया भर में, तो भैया उनका तो अलाइट पावर को रिस्पॉन्स दे नहीं रही हैं। तो भैया हमारा जो छोटा सा मूवमेंट है इसका कोई असर तो होने वाला नहीं। पर गांधी जी को तो यूनाइट करना था ना हिंदू मुस्लिम को, भैया दिखाना था, सिम्बॉलिकली दिखाना था कि भैया हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आपको भी हमें मदद करनी पड़ेगी, और फिर हमारे बीच में एकता भी तो है। तो ये रिप्रेजेंट करना था गांधी जी को। तो भैया ऐसा ही हुआ और गांधी जी ने रिप्रेजेंट कर दिया, और 1-2 साल बाद तो हमें पहले से ही पता था कि मूवमेंट ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि भैया बड़े लेवल पर भी तो मूवमेंट चल रहे थे, तो उनसे तो कुछ हो नहीं रहा, तो इससे क्या हो रहा। 1 साल बाद बैठ गया, पर इससे एज अ रिजल्ट एक चीज़ निकल के आई, खिलाफत मूवमेंट तो सन्नाटे में आ गया, पर एक चीज़ निकल के आई कि भैया गांधी जी को प्रूव कर दिया सबको कि देखो अगर हमें कुछ करना होता है तो हम ऐसे निपटा देते हैं, ऐसे यूनिटी ला देते हैं। तो ये सब सीन था, तो ऐसे करके हमारा खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट एक्ट 1919, यानी कि गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919, इसके बारे में बात करेंगे। तो भैया इसे क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है इसे। और भैया जैसा कि हमें हर बार पता है कि हर बार यही होता है कि जो ये वायसरॉय और स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट क्या करते हैं, अपने नाम पे लाते हैं, तो वैसे ही इसको भी वो लोग अपने नाम पे लाए थे। तो भैया इसके समय पर सेक्रेटरी कौन थे, स्टेट ऑफ राज्य सचिव कौन थे, राज्य सचिव थे एडविन मॉन्टेग्यू, और वाइसरॉय कौन थे, चेम्सफोर्ड थे। तो ये लोग रिफॉर्म्स लेके आए थे। इसका पहला पॉइंट है ये है कि हम लोग उसको समझ लेते हैं पहले। सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट, सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट क्या है वो समझते हैं हम। इन्होंने एक्चुअली करवाया क्या था इस एक्ट के तहत कि सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट हो गया था। तो ये एक तरीके से कहते हैं एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे कैसे कैसे अलग तरीके से और रूल किया जाता है। तो भैया इन्होंने सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट करा दिया, यानी कि सब्जेक्ट्स बंटवा दिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी सब्जेक्ट बटे हुए होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेड कॉन्करेंट लिस्ट आती है, और स्टेट लेड कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, तो ऐसी लिस्ट आती है। तो उसी समय पर इनके बीच में भी सब्जेक्ट बंटवा दिए, तो 2 बेसिस पे बंटवा दिए। एक तो थी सेंट्रल बेसिस पर, और दूसरे थे प्रोवेनेंस के बेसिस पर। 2 सब्जेक्ट बंटवा दिए इन्होंने। और भैया सेंट्रल और प्रोवेनेंस के बेसिस पर बंटवाए बंटवाए, इवन की जो प्रोवेनेंस थी उसको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करवा दिया, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर ऐसे मुद्दे रखे इन्होंने जहाँ से क्या किया गया, ऐसे मुद्दे जो कि अंग्रेज़ों के काम के नहीं है, जैसे कि हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, इनसे इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। इनसे केवल को ना उनका कुछ फ़ायदा है ना कुछ घाटा है। तो ये ऐसे मुद्दों में तो भैया इंडियन से सलाह लेंगे, मशवरा लेंगे। और वही हम लोग बात करें रिज़र्व सब्जेक्ट में ऐसे मुद्दे रखे जैसे लॉ हुआ, जिससे उन्हें डायरेक्टली फ़ायदा है, रेवेन्यू हुआ, टैक्स कलेक्शन हुआ। तो भैया ऐसे मुद्दे रखे जिससे कि केवल उन्हीं को ही फ़ायदा है। तो इसमें जो हमारा क्या था, हेड था, वो कोई परमिशन नहीं लेगा किसी मंत्री से। आप खुद देख रहे हैं भैया, जिससे इनका कोई फ़ायदा नहीं है उसे रख रहे हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट में, उससे उसमें लेंगे हमसे परमिशन। और बाकी ये जो रिज़र्व सब्जेक्ट ऐसे थे जहाँ पे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उधर कोई परमिशन नहीं है, रिज़र्व रख लिए हैं। और सब्जेक्ट भैया किसके बीच में बटेंगे, भैया यहाँ पे हेड तो हमारा अभी भी वही रहेगा, लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर रहेगा हमारा, हेड रहेगा। और इसी चीज़ को क्या कहा गया, प्रोविडेंशियल डायरार्की कहा गया कि भैया एक ही एरिया के अंदर 2 अलग-अलग तरीके से राज किया जा रहा है, तो फिर उसी को हम लोग प्रोविडेंशियल डायरार्की कह देते हैं। बस यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और एंशिएंट हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री की जो लेक्चर्स हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में पहले ही डल चुके हैं, और बाकी जो मॉडर्न हिस्ट्री रही वो भी डल चुकी है, तो जाइए विज़िट कर लीजिए अच्छे से। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स काम आए आपके। तब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। सायोनारा, बाय बाय।